हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज हमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है और इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम। जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। नए दोस्त से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? स्माइल करके। तो चेहरे पर प्यारी सी स्माइल के साथ सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस बुक के कवर पेज पे कौन कौन हैं? और बताइए। देखिए इसमें टोटल कितने पर्सन हैं? 8 ही हैं। आप कृपया इन्हीं के नाम लें। आप जितने नाम जानते हैं वो सारे ना लें, ठीक है? जितने हैं यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं के नाम पूछ रही हूँ। ये जो 8 नाम आप देख रहे हो, तो जो बच्चे पहचानते हैं उन्होंने तो पहचान ही लिया, और जो नहीं पहचानते वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन है इसके अंदर, कौन होगा। तो ये जो कुछ लोग हैं, इनको आप डिफाइन करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करोगे? क्या है, कौन है ये पर्सन? अगर इन सभी के लिए कॉमन एडजेक्टिव यूज करना हो। बिजनेस टाइकून्स, ओके। और कुछ कहना चाहोगे आप? ओके, रिच, दे आर ऑल रिच पर्सन्स। और फेमस, रिच, फेमस, सक्सेसफुल, डेफिनेटली वाइज। बेवकूफ़ी से तो कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। तो रिच, फेमस, सक्सेसफुल, उम्मीद है आप सब भी होना चाहते हैं, है ना? बिकॉज इन इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट रैशनल पर्सन। तो उम्मीद करती हूँ आप सब भी ऐसा होना चाहते हैं, या नहीं आपकी कोई और इच्छा है? नहीं, ये इच्छा नहीं है। तो आप पुअर रहना चाहते हैं? आप अनसक्सेसफुल रहना चाहते हैं? नहीं ना। इसका मतलब क्या इच्छा हुई कि हाँ, रिच भी होना चाहते हैं, सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं। तो ये सब लोग, ये हैं रिच, फेमस, सक्सेसफुल। ये है बैलेंस शीट की एक साइड, वो तो देख ली हमने, हम चाहते भी हैं। इसी बैलेंस शीट की दूसरी साइड, रिच, फेमस, सक्सेसफुल, आप कैसे बनोगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बुक में हम जो भी सीखेंगे उसे बिजनेस में अप्लाई किया है। हम जो भी कुछ इस बुक में पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। जो भी हम पढ़ेंगे वो बिजनेस में अप्लाई होगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा भी है और पढ़ने के बाद उसे अप्लाई भी किया है। इसीलिए अच्छे बिजनेस पर्सन ये बने हैं। तो पढ़ने के समय पर क्या की थी? पढ़ाई।
जब ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है? रिच, फेमस, सक्सेसफुल। और पढ़ने के समय पढ़ाई ना करके अगर कुछ और करेंगे और फिर भी सोचेंगे कि ऐसा हो जाए, तो फिर क्या कहलाए जाएंगे? फूल। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। वैसे तो आप प्यारे प्यारे फूल हो, लेकिन इस समय तो इंग्लिश वाले फूल की बात हो रही। वैसे आप हिंदी वाले फूल हो, पर इस समय इंग्लिश वाले फूल की बात हो रही है। मतलब हम लोग जो भी इस बुक में पढ़ेंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्हें आगे जाके बिजनेस करना है, एक एक चीज़ को आप बिजनेस में अप्लाई करना। अगर कर पाओगे तो क्या बनोगे? इनके जैसे ही फेमस बिजनेस टाइकून्स। और इसलिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम ही क्या है? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स नहीं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। सीए को बिजनेस से क्या मतलब है? भाई चलो, जिनको तो सीए करने के बाद बिजनेस करना है उनका तो सीधा कनेक्शन हुआ इस सब्जेक्ट के साथ, पर जिनको सीए करने के बाद बिजनेस नहीं करना, जिन्हें सीए करने के बाद ऑडिट करना है, उनको क्या जरूरत है जान के बिजनेस इकोनॉमिक्स? क्या करें जान के? पता तो होना चाहिए पढ़ने का कोई फायदा है या बस पेपर के लिए पढ़ रहे हैं? क्या करें जानकर बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिस पर्सन को करनी है ऑडिट? बताओ क्या करें? हैंड रेज करके गुपचुप तो सब चलती रहती है। ठीक से हैंड रेज करके क्या कोई आंसर दे सकता है? अगर ऑडिट करनी है हमें, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स सीख करके हम क्या करें आखिर? हम क्यों अपना वक्त, अपने एफर्ट इस सब्जेक्ट पर जो है लगाएं? माइक दे दीजिएगा। मैम, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हम ऑडिट के साथ साथ फाइनेंस मैनेजर भी बन सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़े बिना नहीं बन सकते? नो मैम, इकोनॉमिक्स मैम हमें फाइनेंस की मैम सबसे बढ़िया जानकारी देता है। कैसे? कि कौन सी जानकारी देता है? मैम ह्यूमन बिहेवियर, फाइनेंस की? मैम ह्यूमन बिहेवियर के साथ। ह्यूमन बिहेवियर की क्या फाइनेंस की? मैम फाइनेंस और ह्यूमन बिहेवियर एक साथ चलता है। अच्छा, क्योंकि मैम लोगों के पास ही तो पैसा है, उन्हीं से तो लेना है। क्योंकि उन लोगों के पास ही पैसा है, हमें उन्हीं से ही पैसा लेना है। तो मैम हमें उनकी स्टडी करनी पड़ेगी कि लोग कब क्या पैसा ले सकते हैं। हमें ये स्टडी करनी पड़ेगी पैसा कैसे ले? नो मैम, ये बहुत गलत स्टडी है। अच्छा, और कोई आंसर देना चाह रहा है कुछ? हाँ, वहाँ दे दीजिएगा माइक, कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैम कंसल्टेंसी भी देनी होती है अपने। क्या चीज? कंसल्टेंसी भी देनी होती है हमको। कंसल्टेंसी देनी होती है, तो ओके। उसके लिए चॉइस मैटर करती है। तो किस चीज की चॉइस? चॉइस मेकिंग मैम। चॉइस मेकिंग? बिजनेस को देखो, फ्रूटफुल कैसे। मेरा सवाल है, ऑडिट करने वाले पर्सन को बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? इसी सवाल का जवाब चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है, और कोई आंसर देना चाह रहा है? हाँ, वहां माइक दे दीजिएगा। मैम, हम जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें कुछ अप्लाई हाँ, उसके बारे में जान लेंगे हम, तो बिल्कुल। लेकिन एक कंपनी के बारे में जानने के लिए सारा पढ़ूं बिजनेस इकोनॉमिक्स? मैम, तो हम बेटर से समझ सकते हैं ना कि क्या कंपनी फेस कर रही है, तो क्या उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट मिल रहा है। और ये हमें ऑडिट के लिए क्यों समझना है? मैम, ऑडिट में मुझे क्या करना है? P&L और बैलेंस शीट को चेक करना है। मुझे इस ऑडिट के लिए क्यों समझना है तुम कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, अच्छा है, बुरा है? और कोई आंसर करना चाह रहा है? आपने हाथ उठाया था, नीचे कर लिया। अच्छा, देखो, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ धमाका किया। क्या धमाका किया? तो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आर्टिकल 370 की। तो सबको यही पता है रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, या इसकी इम्प्लीकेशन भी पता है क्या है? या ये तो लर्न सबने कर लिया
कि आर्टिकल 370 हट गया, इसको हटने से क्या होगा? तो कुछ हाथ खड़े हैं, देखो इसको हटने से बहुत कुछ होगा, जो बहुत सारे इम्प्लीकेशंस इस आर्टिकल के हटने से होंगे। उनमें से एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि अब कोई भी पर्सन जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस और भी बहुत सारे इसके हैं। ठीक है, जैसे कह रहे थे कि अब हम कश्मीरी गर्ल से मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि अब आप कश्मीरी गर्ल से मैरिज कर सकते हैं, दैट इज द लॉ, बट कश्मीरी गर्ल आपसे मैरिज नहीं करेगी, दैट इज द रियलिटी। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक इम्प्लीकेशन ये है कि अब कोई भी जाकर इस प्लेस पर जो है प्रॉपर्टी की सेल परचेज की जा सकती है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं की जा सकती हैं। और इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया गया है, जैसे कि टाटास, इनको अप्रोच किया गया है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट प्लान्स अब बनाएं कि भाई यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अंबानीज को अभी अप्रोच नहीं किया गया क्योंकि वो खुद ही अप्रोच कर लेते हैं कि हम अपने आप बना लेंगे, हमारे पास सारी परमिशन है। तो अभी टाटास को अप्रोच किया गया है और टाटास के साथ और भी 6-7 और बिजनेस हाउसेस को अप्रोच किया गया है कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। तो भाई अब आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको रिसर्च करनी होगी उस एरिया के लॉज के बारे में, लैंड कहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कैसा है। तो ये जो लोग जिनको कहा गया है कि आप इन्वेस्टमेंट के प्लान बनाएं, इन्होंने एक रिपोर्ट मांगी। किस चीज़ पर? एक रिसर्च, कि भाई हमें वो रिसर्च करके आप दो कि एरिया कैसा है, उसके लॉज कैसे हैं, लैंड कहाँ है, क्या रेट पे मिलता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको बताया था बिग 4 याद है कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? डेलॉयट, PwC, KPMG एंड EY। तो ये जो काम है रिपोर्ट बनाने का, ये EY को काम मिला है और आज सुबह उन्होंने रिपोर्ट बना करके जो है सबमिट भी कर दिया कि हमारे हिसाब से ये सिचुएशन है इस प्लेस की। अब आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैसे बनाए जाएं। यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेशन जो आप कह रहे हैं कंसल्टेंसी किससे ली गई? चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से। क्यों? CA को वो पर्सन माना जाता है जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में गाइड कर सकता है। CA इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंस। इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं ही हैं, इसमें तो हम नंबर 1 पोजीशन पर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं। फाइनेंस मैनेज करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करेंगे। उसके अलावा भी आपका रुतबा देखिए कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने रिपोर्ट किससे मांगी? E&Y से मांगी कि आप हमें एक रिपोर्ट बनाकर दें, उस बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे कैसे और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसलिए आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, आपकी हस्ती बहुत ऊंची है, ऊपर वाली हस्ती आपकी है, क्योंकि आप क्या हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए अगर बिजनेस करते हैं तो भी, बिजनेस नहीं करते हैं तो भी हमें क्या समझना चाहिए? बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसीलिए हम समझ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। और आपकी बुक का फर्स्ट पेज और फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करेंगे। The term economics has originated from Greek word oikonomia, which means household। तो ये जो शब्द है इकोनॉमिक्स, ये कहाँ से आया? ओइकोनोमिया। ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड।
हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि हम सब, हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आते हैं? हम सब आते हैं। और इकोनॉमिक्स ये जहाँ से डिराइव हुआ है, इसका मतलब ही क्या है? हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिस्ट सेज इकोनॉमिक्स और कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ योर बिहेवियर। अभी बिहेवियर की बात हो रही थी वहाँ पे, तो बिहेवियर की ही बात है, पर ऐसा नहीं कि हम पैसे कैसे निकालें, उसके अलावा और बहुत सारे बिहेवियर हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ योर बिहेवियर। आप सब जो कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मानते हो या प्रैक्टिकल? तो कभी कभी लगता है इसमें क्वेश्चन आंसर्स तो है नहीं, तो क्या सब्जेक्ट है? थ्योरेटिकल। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे अकाउंट्स प्रैक्टिकल है कि थ्योरेटिकल? अब अकाउंट्स की प्रैक्टिकलिटी देखो, आपने डेप्रिसिएशन सीखा, कहीं लगाया उसे, कहीं अप्लाई किया? नहीं। कंसाइनमेंट सीखा, कहीं अप्लाई किया? नहीं। जो सीखा कहीं अप्लाई किया? अभी तो कहीं अप्लाई नहीं किया, अभी तो बस क्लास में क्वेश्चंस चल रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड सीखा, कितनी बार अप्लाई कर चुके हो? अनकाउंटेबल टाइम्स अप्लाई हो चुका है वो। जहाँ भी डिस्काउंट स्कीम आई, जहाँ भी प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, किसी भी वजह से हमने डिमांड क्रिएट कर दी। तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और है क्या? हम सब लोग जो भी करते हैं अपने जीवन में, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें, आप लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी है? अगर डिफाइन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट देम इन सोसाइटी। और कुछ? हाँ जी, माइक दे दीजिएगा। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है? फिर खुद बनाई है? यस। कमाल है। मैं कह रही हूँ जो आपने पढ़ी हो वो बताएं, कृपया अभी ना बनाएं। आपने कोई डेफिनेशन पढ़ी है इकोनॉमिक्स की तो वो बताएं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? आप सब तो पढ़ के आए हो। क्या तुमने 11th-12th में कौन से स्कूल से हो? पढ़ के तो आए हो, कोई तो डेफिनेशन याद होगी। याद है? माइक दे दीजिएगा। मतलब कुछ तो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी ना, डिफाइन इकोनॉमिक्स। इसके बिना ही आगे तो नहीं बढ़े होगे, डेफिनेशन तो आई होगी। हाँ जी। Economics is a problem of choice that we have to make from the resources that are scarce. ये डेफिनेशन पढ़ी है आपने? कहाँ पढ़ी है आपने? इको में। अच्छा, तो फिर मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ी नहीं। आपने एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, एल्फ्रेड मार्शल की पढ़ी है, तो बताना चाहिए आपको। अच्छा, याद नहीं है आपको? याद है? आपको याद है? माइक दे दीजिएगा। Ma'am, economics is the social science that studies human behavior as a that studies human behavior as a relationship. Economics is the social science that studies human behavior as a relationship between end and scarce means which could have alternative uses. लेकिन ये एल्फ्रेड मार्शल की नहीं है। आई थॉट आप उनका आंसर दे रहे हो। ये किन की डेफिनेशन है? Ma'am, I think it's of Professor Lionel's. हाँ, राइट, लायनल रॉबिन्स की जो है ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। चलिए, आपने क्लास की इज्जत रख ली। एक बच्चे ने जो है कुछ डेफिनेशन जो है वो बता दी है इकोनॉमिक्स की। तो देखिए, बस अब और आंसर नहीं लेंगे। तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत सारी हैं। एडम स्मिथ ने भी डेफिनेशन दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने भी दी है, रॉबिन्स ने भी डेफिनेशन दी है। लेकिन हम जो एक बेसिक चीज़ की बात करते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, तो हम ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग।
और ये डेफिनेशन ख़त्म कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग ही इकोनॉमिक्स का बेस है। सारी की सारी इकोनॉमिक्स किस चीज़ पर टिकी हुई है कि हमें चॉइसेस करनी पड़ेंगी। और क्या हम लोगों को दिन रात लाइफ में चॉइसेस करनी पड़ती हैं? बहुत बार करनी पड़ती हैं। छोटी सी बात है, सीए के साथ बीकॉम करें या ना करें, फिर बीकॉम करें तो रेगुलर कॉलेज से करें या कॉरेस्पॉन्डेंस से करें, फिर बीकॉम पास करें या बीकॉम ऑनर्स करें। कितनी सारी चॉइसेस। फिर करियर ऑप्शंस, सीए सिर्फ करें या सीए के साथ कुछ और भी करें। बीकॉम तो ऐसे ही है, वो तो साथ में काउंट नहीं होता, तो ऐसे ही कर लिया। तो सिर्फ सीए या सीए के साथ हम एमबीए भी करें या सीए के साथ हम सीएस भी करें, तो हम क्या करें क्या ना करें। आपको किसी ने प्रपोज कर दिया, प्रपोजल एक्सेप्ट करें कि ना करें। अगर करें तो बात तो वही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर ना करें तो प्रपोजल हाथ से निकल जाएगा। क्या करें, एक्सेप्ट करें कि ना करें। आप कह रहे हो करें, मैंने आपसे राय नहीं पूछी, मैं बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है हमारे माइंड में। आपको कहीं घूमने जाना है, पापा ने मना कर दिया, तो आप झूठ बोल के चले जाएं या फिर सच का साथ दें और फिर पार्टी में ना ही जाएं। इतनी सारी चॉइसेस हमें करनी पड़ती हैं। और चॉइसेस अल्टीमेटली हम कैसे करते हैं, सिस्टम क्या है जहां आपकी सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सारी इकोनॉमिक्स यही है, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो। बिजनेसमैन है तो वो क्या सामान बनाए, किसके लिए बनाए, कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। नेशन है तो गवर्नमेंट सोच रही है कितना पैसा हम हेल्थ पे खर्च कर दें, कितना पैसा हम एजुकेशन पे खर्च कर दें। हर तरफ क्या कर रहे हैं हम, चॉइसेस कैसे करते हैं जहां सेटिस्फैक्शन हमारी मैक्सिमम होती है। चॉइसेस करनी क्यों पड़ती हैं? आप सीए, सीएस, एमबीए, एलएलबी, आईएएस क्यों नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है करने में? कर लो। तो आपने कहा भाई देखो टाइम लिमिटेड है, एक दिन में कितने घंटे, 24 आवर्स। ये तो इसी में निकल जाते हैं कि सीए की पढ़ाई करें या कॉलेज की पढ़ाई करें। और अब जो है और भी इसमें अगर ऑप्शंस आ गए तो टाइम तो इतना ही है। उसके बाद मनी भी एक रिसोर्स है, वो भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी लिमिटेड है। तो हम सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे, हमें चॉइसेस क्यों करनी पड़ रही हैं? तो इसका कारण क्या है, हमारे रिसोर्सेस ये क्या है, लिमिटेड, और हमारी डिज़ायर्स अनलिमिटेड। सबको लर्न है ये तो कि डिज़ायर्स हमारी अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, इसीलिए हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं। तो डिज़ायर्स हमारी अनलिमिटेड हैं। इस पर एक बहुत खूबसूरत सा शेर गालिब ने कहा है कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हर ख्वाहिश पे दम निकले। सीए करना आपकी ख्वाहिश है, कितनी आसानी से पूरी हो रही है, दम निकल रहा है। वही गालिब ने कहा हर ख्वाहिश ऐसी है पूरी करने में दम निकलता है। किसी की ख्वाहिश होगी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आना है, तो सोच लो पूरी कैसे होगी। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और गालिब ने अगली लाइन में बताया इंसान तेरी फितरत कैसी है, लाख निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। लाख निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। गालिब कह रहे हैं एक इच्छा पूरी हुई नहीं तुम्हारी,
कि दूसरी इच्छा जो है आ चुकी है। जो इच्छा पूरी हुई है उसे तुम एंजॉय भी नहीं कर पाते, इतनी ही देर में दूसरी इच्छा सामने आके खड़ी हो जाती है। और इकोनॉमिस्ट इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि वो डील कर रहे हैं इंसानों से, ह्यूमन बिहेवियर। तो कैसा ह्यूमन बिहेवियर? ये ह्यूमन बिहेवियर कि इस इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड। तो क्या करनी पड़ेगी लाइफ में? हमेशा चॉइस कैसे करो जहाँ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। इसलिए हमेशा ये भी ध्यान रखेगा कुछ ना कुछ छूटेगा ज़रूर। कभी भी आपको सब कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ छूटेगा ज़रूर। वो आपको सोचना है क्या छोड़ना है और क्या चीज़, कौन सी ख्वाहिश आपको पूरी करनी है। सपोज़ अब आपका 18th बर्थडे आने वाला होगा। हाँ, तो हाँ, कईयों का 18th बर्थडे, कईयों का 19th बर्थडे। तो 18th बर्थडे आपके लिए बड़ा स्पेशल होता है। ऐसा क्यों? उसके बाद आप वोट दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप शादी कर सकते हो, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सपोज आपका 18th बर्थडे आने वाला है और आपके मन में बहुत सारे प्लान्स हैं, क्योंकि आपके लिए ये बड़ा स्पेशल दिन है। आपके मन में बहुत सारे प्लान्स हैं। आप चाहते हो फ्रेंड्स के साथ एक अच्छी सी पार्टी हो जाए, आप चाहते हो शॉपिंग हो जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद लिए जाएं, आप चाहते हो मोबाइल फ़ोन जो है वो भी नया ले लिया जाए इस बर्थडे पर। तो मन में इतनी ख्वाहिशें लेकर आप पापा के पास गए कि भाई 18th बर्थडे आने वाला है। अभी आपने इतना ही कहा तो पापा ने कहा हाँ, हमें याद है वो दिन जिस दिन तुम आए थे इस धरती पे। और अभी आपने लिस्ट कहनी शुरू ही की थी कि तो फिर क्यों ना इस बार बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए। तो पापा ने पूछा लास्ट मॉक टेस्ट में नंबर कितने आए थे? तो आपको बात समझ में आ गई, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। फिर आप गए मम्मी के पास कि भाई देखो 18th बर्थडे है और मेरी इच्छा है ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि राजा का बर्थडे है, प्रिंसेस का बर्थडे है, इसलिए ये सब कुछ होना चाहिए। मम्मी आपको क्या कहेंगी? बेटा ये लो 1000 रुपये, ये लो 1000 रुपये, अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अब क्या हुआ? डिज़ायर्स तो आपकी थी बहुत सारी और आपका रिसोर्स रिस्ट्रिक्ट हो गया 1000 रुपये पे। अब आप फंस गए, है सिर्फ 1000 रुपये। तो क्या करें? आपने डिसाइड किया चलो फ्रेंड्स को पार्टी दे देते हैं, सेटिस्फैक्शन उसमें है ग्रेटेस्ट। पर 1000 रुपये से बनेगा नहीं, वो भी आपने उधार ले लेकर जो है फ्रेंड्स को पार्टी दी। पर अल्टीमेटली आपने कहा चलो इतना हो गया, ठीक है। ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, डिज़ायर्स हमारी अनलिमिटेड हैं। हाँ, इकोनॉमिस्ट ने शब्द चेंज कर दिया। वो कहते हैं हम डिज़ायर्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं वांट्स की। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिज़ायर तो मतलब कुछ भी डिज़ायर कर लो, कुछ भी इच्छा कर सकते हो। आपने कहा मुझे सीए भी करनी है, सीएस भी करनी है, एमबीए भी करनी है, आईएएस भी करनी है, इच्छा है कर लो, सोचने में क्या जा रहा है, सोच लो। डिज़ायर तो कुछ भी हो सकती है। Wants are those desires which are capable of being fulfilled. तो इकोनॉमिस्ट ने कहा क्योंकि हम मानते हैं कंज्यूमर रैशनल है, हम सिर्फ उन इच्छाओं की बात करते हैं जो पूरी हो सकती हैं। बस उन इच्छाओं के लिए हम कह रहे हैं वो इच्छाएं भी अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए हमेशा क्या करनी पड़ती है? चॉइस। तो देखें डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड इन द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, usually abbreviated as the Wealth of Nations by Adam Smith. Economics is essentially a process of choice making. अब एक बार आप फर्स्ट पेज रीड आउट कर लीजिए, जो हमने समझा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिए।
तो अगर आपसे पूछें इकोनॉमिक्स के 2 फंडामेंटल फैक्ट्स क्या हैं, तो बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं और वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं। और एडम स्मिथ की बुक कौन से ईयर में आई थी? 1776। फिर चलते हैं अगले पेज पर, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स comprises of that part of economic knowledge, logic, theories and analytical tools that are used for rational business decision making. The survival and success of any business depends on sound decisions. Decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative from 2 or more alternative courses of एक्शन। डिसीजन हमें कहाँ लेना पड़ता है? जहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए पापा ने कहा कि तुम्हें सीए ही करनी है, तो क्या आपने डिसीजन लिया? डिसीजन आपने लिया नहीं, डिसीजन हो गया। डिसीजन हो गया है कि आपको सीए करनी है, तो ये डिसीजन नहीं है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर पापा ने आपसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, आपने कहा मुझे तो डांसिंग में अपना करियर बनाना है, सिंगिंग में बनाना है, मुझे तो क्रिकेट में जाना है, मुझे तो फुटबॉल की फील्ड में जाना है, तो फिर क्या हुआ? फिर पापा ने समझाया कि देखो बहुत रिस्की फील्ड है ये, इच्छा तो बहुत होती है कि चले जाएं, लेकिन इन सारी फील्ड्स में बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, इतना रिस्क मत उठाओ, बढ़िया है क्या करो, पहले सीए कर लो। तो फ्यूचर सिक्योर हो गया, फ्यूचर सिक्योर हो गया। और उसके बाद अगर वाकई में पैशन किसी और चीज़ के लिए है, उसके बाद आप उसको परस्यू कर लो। पहले परस्यू करने में रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो आपको बात समझ में आ गई, तो आपने कहा हाँ अब हम सीए करेंगे, तो ये क्या हो गया? डिसीजन। तो डिसीजन लेने के लिए एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव का होना ज़रूरी है, तभी हम चूज़ करते हैं। फिर आगे आए बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विथ प्रैक्टिस। इन ब्रीफ, इट इज़ अप्लाइड इकोनॉमिक्स which fills the gap between theory and practice. The heart of business economics is the microeconomic theory. तो business economics basically क्या है? Economic laws की application। जो हमने economics में laws पढ़े, बहुत सारे laws पढ़ते हैं हम economics में, उन सब laws को जब हम अप्लाई करते हैं बिजनेस में, तो वो क्या बन जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में, अच्छा आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपने क्या क्या पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट्स, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, रेवेन्यू, शायद नेशनल इनकम भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। अब देखो, अगर हम बात करें बिजनेस की, अगर हम बात करें एक बिजनेसमैन की, कि बिजनेसमैन बिजनेस करते हुए अपने बिजनेस में क्या क्या अप्लाई करेगा, तो क्या वो डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई करेगा? डेफिनेटली जो है वो अप्लाई करेगा। इंडिया की पॉपुलेशन, क्या उसके बिजनेस के लिए कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है? क्या इसे अप्लाई किया जाना चाहिए? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मार्केट्स, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। यहाँ यस बुलंद है और यहाँ यस मध्यम आवाज में है दोनों में यस। दोनों चीज़ें यूज़ होंगी बिजनेस में, लेकिन ये जो चीज़ है
ये मेन है, इसीलिए क्या कहा, हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हार्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हार्ट सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं है, सच में अगर दिल धड़कना बंद हो गया तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, तो कह रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए भी हार्ट हम किसे कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और इसीलिए हमारे कोर्स में सिर्फ यही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो हमें नहीं पढ़ना, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हमें नहीं पढ़ना। ये सब सीपीटी में था, लेकिन सीपीटी से फाउंडेशन शिफ्ट हुए तो इंस्टीट्यूट ने ये सब हटा दिया कि मेन जो इकोनॉमिक्स है वो है माइक्रो। तो शायद आप ये सोच के स्माइल कर सकते हैं कि बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, बच्चों वाले टॉपिक्स, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम। इकोनॉमिक्स इज बोथ अ पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। आपने पढ़ी हुई है ये पहले। तो पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब होता है, ऐसा है, और नॉर्मेटिव साइंस का क्या मतलब होता है, ऐसा होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में हम हमेशा दोनों ही चीज़ें पढ़ते हैं, पॉजिटिव भी नॉर्मेटिव भी, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं आप सिर्फ ये बताओ क्या है, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं आप ये भी बताओ क्या होना चाहिए। भाई सपोज हम जो चॉइसेस करते हैं, चॉइसेस करने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे करते हैं, जहाँ पे सेटिस्फैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम। तो सपोज मिस्टर एक्स, इन्होंने कहा मैं अपनी इनकम का मेजर पोर्शन फ्रूट्स पे स्पेंड करता हूँ। अगर इन्होंने ये चॉइस करी है, इसका मतलब इनको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। मिस्टर वाई, इन्होंने कहा मैं अपनी इनकम का मेजर पोर्शन ड्रिंक्स पे स्पेंड करता हूँ। ठीक है, ड्रिंक्स मतलब फ्रूट जूस नहीं, हाँ वो तो मैम हम समझ गए। ठीक है, इन्होंने कहा मैं मैक्सिमम इनकम अपनी ड्रिंक्स पे स्पेंड करता हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन उसमें मिलती है। तो अब एक तो थॉट ये है कि हमें मिस्टर वाई को समझाना चाहिए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक थॉट ये है मिस्टर वाई को जो करना है करने दो, उनको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल रही है ना, तो बस बात खत्म हो गई। तो हमें क्या अच्छा लगता है कि हमें कोई समझाए? नहीं, ठीक है। तो इसलिए किसी को अच्छा लगता है कि हमें समझा दो, क्या सही क्या गलत। किसी को लगता है हमें मत समझाओ, जिंदगी से ठोकर खाएंगे, अपने आप समझ जाएंगे क्या सही है और क्या गलत। इसलिए दोनों ही टाइप के इकोनॉमिस्ट हैं। जैसे रॉबिन्स की बात करें, रॉबिन्स कहते हैं सिर्फ व्हाट इज पे चलना चाहिए कि ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ऐसा है। लेकिन इकोनॉमिस्ट जैसे कि एल्फ्रेड मार्शल, वो कहते हैं हमें बताना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसलिए हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 120 करोड़। तो ये क्या है? पॉजिटिव साइंस। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 120 करोड़। और इसी के साथ अगला पैराग्राफ क्या आएगा? देयरफॉर पॉपुलेशन शुड बी रिड्यूस्ड। इसलिए ऐसा होना चाहिए, पॉपुलेशन को रिड्यूस करना चाहिए। इसलिए शादी के बाद हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हमारा एक, या फिर हम दो ही काफ़ी हैं, ये भी चल जाएगा, हम दो ही काफ़ी हैं। या फिर चौथा ऑप्शन, वी विल अडॉप्ट अ चाइल्ड। खत्म बात, वील अडॉप्ट अ चाइल्ड, किसी को ज़िंदगी मिल जाएगी, हमें एक बच्चा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने में बॉलीवुड बीच में आएगा। ये हमारा खून नहीं है, ये पराया खून है, ऐसे कैसे हम इसको अपना लें।
तो चाइल्ड जो होता है वो खून से नहीं होता, वो अपब्रिंगिंग से जो है बनता है। लेकिन बॉलीवुड बीच में आएगा, इसलिए आपको सोच समझ के चॉइसेस करनी है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा साथ चलता है, क्या होना चाहिए, क्योंकि जो जैसी आपकी चॉइसेस होंगी उनके बेसिस पर आप डिसीजन लोगे, और जो भी आपके डिसीजन होंगे हर डिसीजन का एक कंसीक्वेंस होगा, हर डिसीजन का एक रिजल्ट होगा जो आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में बहुत जगह ऐसा है कि गर्ल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि गर्ल कंसीव नहीं कर पा रही। तो आपने चॉइस लिया कि नहीं भाई हमें तो अपना ही बच्चा चाहिए, हमारा खून, तो डिसीजन आपका हुआ। इस डिसीजन का कंसीक्वेंस क्या है? लॉट्स ऑफ मेडिकल टेस्ट, a lot of medical treatment, a lot of pain for the girl, पर जो आपका डिसीजन वो ही कंसीक्वेंस। उसके कंट्रास्ट में जैसे सुष्मिता सेन, सुशी अडॉप्टेड 2 गर्ल्स, अगर आप अडॉप्ट करने का डिसीजन लेते हो, नो टेस्ट, नो ट्रीटमेंट, नो पेन, ऑल स्माइल्स, तो आपको देखना है सेटिस्फैक्शन कहाँ पर मैक्सिमम होती है। इसलिए इकोनॉमिस्ट क्योंकि हाउस होल्ड से डील करते हैं हमेशा बताते चलेंगे क्या करना चाहिए। समझदार सुन ले, बेवकूफ़ ना सुने। अक्ल दोनों को आ जाती है, किसी को जल्दी तो किसी को बाद में। अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना रास्ता है, किसी की कॉपी करनी नहीं है। तो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा, एक अंदाज़ा लगाओ, मुझे लगता है गलत लगाओगे, एक अंदाज़ा लगाओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होगी या नॉर्मेटिव? ये तुमने पढ़ के बोला है? नहीं, फिर तो कमाल है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा नेचर है इसका? नॉर्मेटिव। क्यों? इकोनॉमिस्ट ये आपको बताते रहेंगे बिजनेस में ये आपको करना चाहिए, फिर आप करो या ना करो वो आपका डिसीजन है। इकोनॉमिस्ट बताते चलेंगे, जैसे उन्होंने बता दिया प्राइस को कम करने से क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन हाँ उसका इफेक्ट भी है, प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम भी होगा। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा करना चाहिए, प्राइस को लो रखना चाहिए। अब आप रखो या ना रखो वो आपका डिसीजन। तो जनरली क्या कहते हैं हम? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव इन नेचर। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालाइजेस cause and effect relationship between variables, but it does not involve any value judgment. In other words, it states what is of the state of affairs and not what ought to be. As against this, a normative science involves value judgments. It suggests what should be the particular course of action. Business economics is generally normative in nature. Value judgment का मतलब है हमें क्या करना चाहिए। जैसे मुझसे 1-2 दिन पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पेट्स को ले आते हैं घर पे और कुछ टाइम के बाद हमें लगता है हमसे मैनेज नहीं हो रहा तो हम उनको छोड़ आते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? दिस इज़ वैल्यू जजमेंट कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, शुरुआत यहीं से होती है, चॉइसेस, डिसीजन, कंसीक्वेंसेस। जब हम पेट को घर लाते हैं तो हम क्यों लाते हैं? कोई भी क्यों लाएगा डॉग को अपने घर? तो भाई फर्स्ट टाइम जब लाते हैं तो एक ही रीज़न होता है, सिक्योरिटी पर्पस। दूसरे टाइम जब लाते हैं, क्योंकि डॉग्स की लाइफ बहुत कम होती है और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास एक बार डॉग है वो उसके बिना रह नहीं सकता,
तो जब दूसरी बार लाते हैं तब कारण और होते हैं, लव, केयर, इमोशन साथ होते हैं। फर्स्ट टाइम लाते हैं तो सिक्योरिटी का कारण होता है। चॉइस करनी है हमें, इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए सारे ऑल्टरनेटिव्स को क्या करना पड़ता है? इवैल्यूएट। उस समय सोचना पड़ेगा जब हम लेकर आ रहे हैं, क्या हम एक्सपेंडिचर बियर कर पाएंगे? पेट को लाने का एक्सपेंडिचर है, क्या हम वो बियर कर पाएंगे? उनका खाना अलग है, कॉस्टली है। घर में 5 लोग हैं, वो बीमार होते हैं, डॉक्टर के जाते ही हैं। अब एक पेट और आएगा, वो भी बीमार होगा, डॉक्टर के जाना पड़ेगा। उसकी रेगुलर वैक्सीनेशंस भी होंगी, बहुत कॉस्टली हैं। डिसीजन लेते समय सोचना पड़ेगा, क्या हमें ये करना चाहिए? उस समय तो हम ले आए, चॉइस हमने कर ली कि हम पेट लेकर आएंगे। अब जब हम ले आए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद सच जब आता है, इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट में प्लानिंग, कि आपने क्या सोचा था और क्या हुआ, उसके बीच में गैप कितना है। तो गैप रिड्यूस होना चाहिए हमेशा। सच जब सामने आया तो आपको लगा पेट तो ये नहीं संभलेगा, इसका तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो आपने डिसाइड किया कि इसको छोड़ाओ। तो एक दिन गए और गाड़ी से एक जगह उसको उतारा और आप अपनी गाड़ी जो है लेकर के आ गए। अब वो डॉग अगर आप देखो, वो आपकी गाड़ी के पीछे भागता है, बहुत दूर तक भागता है, और उसके बाद उसका क्या रूटीन होता है, आपने जहाँ उसको छोड़ा वो हर रोज़ उसी जगह पर, हर पल वो उसी जगह पर बैठा रहता है। कारण क्या है? हमारे लिए हमारा पेट हमारी दुनिया का एक हिस्सा है, छोटा सा। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, हमारे पेट के लिए हम उसकी दुनिया है। हम कभी कभी सोचते हैं कि जैसे सारे कुत्ते सड़क पे जीते हैं वैसे ये भी जी लेगा, इसको भी छोड़ आए। पर सारे कुत्ते सड़क पे जीते हैं क्योंकि बचपन से वहीं पर हैं। ये बचपन से कभी सड़क पे जिया ही नहीं, तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा सड़क पे जीना कैसे है। फिर जो सड़क के कुत्ते होते हैं वो तो काटते हैं, वो तो अपने डिफेंस में काटेंगे। पेट्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, काटना नहीं है। घर पे पेट है, उनको बारी बारी ट्रेनिंग मिलेगी, हम कुछ भी करें तुम्हें काटना नहीं है, काटना नहीं है। इस वजह से वो डिफेंस भी नहीं कर पाता। ऐसे अगर किसी को सड़क पे छोड़ दिया, चॉइसेस, डिसीजन और फिर कंसिक्वेंसेस हमारे साथ भी होता है। हम किसी को अपनी दुनिया मानते हैं, वो हमें छोड़ के चला जाता है। तो अगर किसी ने आपको अपनी दुनिया माना, आपने उसे छोड़ दिया, तो आपने भी किसी को अपनी दुनिया माना होगा, वो भी आपको छोड़ जाएगा। पर अगर आपने कहा कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा, अब जो भी हो ये हमारा, तो आपके साथ भी वही होगा। आपने भी जिसको प्यार किया वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और प्यार का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, इसमें पेरेंट्स भी होते हैं, इसमें ब्रदर सिस्टर भी होते हैं। कभी पेरेंट्स से भी साथ नहीं छूटेगा, कभी ब्रदर सिस्टर से भी नहीं छूटेगा, कभी दोस्तों से भी नहीं छूटेगा। तो ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है? वैल्यू जजमेंट। वैल्यूज़ के बेसिस पर जजमेंट लेना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि हमें हमेशा चॉइस करनी है, तो आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेंट्रल का मतलब इसमें क्या है, कोई बता सकता है? इसमें हम सेंट्रल क्यों बोलते हैं? सेंट्रल का मतलब है ये सभी पर अप्लाई होंगी, हर सिचुएशन में ये प्रॉब्लम रहेगी। क्या है ये प्रॉब्लम? What to produce, how to produce, for whom to produce. सेंट्रल का मतलब है ये सब पे लगती हैं। तो क्या ये आप पर भी आज लगती हैं या कुछ टाइम के बाद लगेंगी? जब आप बिजनेस करोगे तब लगेंगी? नहीं, ये आप पर आज ही लगती हैं। कैसे लगती हैं? देखो, आपकी लाइफ की सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है what to study, how to study, for whom to study. भगवान इन क्वेश्चन के आंसर देते बस हमें।
व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, फॉर whom टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो अकाउंट्स भी करना है, मैथ्स भी करना है, अब से इको भी करना है, लॉ भी करना है, इंग्लिश भी करना है, कैसे करें? व्हाट टू स्टडी, इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम क्या करें? सेम चीज़ प्रोड्यूसर पे लगा दी तो उसने कहा भाई मेरी तो ज़िंदगी की प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाए क्या? सेम चीज़ सर्विस सेक्टर पे लगा दो तो हमारी ये प्रॉब्लम है, सीए पढ़ाएं या कोई और कोर्स पढ़ाएं। फिर अगर सीए पढ़ाएं तो उसमें फाउंडेशन पढ़ाएं कि इंटर पढ़ाएं कि फाइनल पढ़ाएं, क्योंकि इतने सारे चॉइसेस हैं। तो एक प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, आपकी है हाउ टू स्टडी, पढ़े हम कैसे? तो प्रोड्यूसर को हमने क्या कहा, भाई देख दो टेक्निक हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर का मतलब और कैपिटल का मतलब मशीनरी, तो दोनों में से किसी भी तरीके से लगा लो, सबका अपना फायदा अपना नुकसान है। लेबर आपको चीप पड़ेगी, कैपिटल आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन लेबर में गलती होने के चांसेस रहेंगे, मशीन कभी गलती नहीं करेगी। लेबर हमेशा आराम मांगेगी, मशीन कभी आराम नहीं मांगेगी। दोनों के अपने अपने प्लस माइनस हैं, आप डिसाइड करो हाउ टू प्रोड्यूस। उसके बाद फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो भाई किसके लिए बनाए? कंज्यूमर बहुत सारे हैं, कौन से ग्रुप के लिए बनाए? फॉर whom। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती वेयर टू प्रोड्यूस या फिर व्हेन टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद इमेजिन करो, अगर आपको इसका आंसर मिल जाए व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, फॉर whom टू स्टडी, अगर इसका आंसर मिल गया उसके बाद फिर ये दिक्कत नहीं है वेयर, फिर तो कहीं भी पढ़ेंगे। मेट्रो में है तो मेट्रो में पढ़ेंगे, बस में है तो बस में पढ़ेंगे, ई रिक्शा में है तो ई रिक्शा में पढ़ेंगे, एक बार आंसर मिलना चाहिए। What to study, how to study, for whom to study, when जहां मौका मिला वहां पे पढ़ेंगे, पर एक बार ये आंसर तो मिल जाए what, how, for whom। इसलिए ये तो एक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं एक बार इसका आंसर मिल गया ना, फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेयर एंड व्हेन, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और हमारी एक प्रॉब्लम और है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, चौथी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो है प्रोविजंस फॉर फ्यूचर। चौथी प्रॉब्लम है फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके ज़रूर रखना, ताकि आपका बिजनेस कभी भी शट डाउन के पॉइंट पे ना पहुंचे। कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। ठीक है, अब एक बार रीड आउट करेंगे पेज नंबर 4 से। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो पेज 4, 5, 6, 7 चारों पेजेस एक बार पढ़ लीजिए। व्हाट टू प्रोड्यूस में आप देखेंगे एग्जाम्पल आ रहा है गन और बटर का। तो गन और बटर बेसिकली सिग्निफाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि वहाँ पर चॉइस करनी होती है तो उनके पीपीसी पे, पीपीसी याद है आपको, हमारे तो खैर कोर्स में नहीं है, उनके पीपीसी में जो है 2 कमोडिटीज़ होती हैं, गन
एंड बटर। और अगर आपको याद हो डेवलपिंग इकोनॉमी के पीपीसी पे 2 चीज़ें मिलती हैं, वीट और क्लॉथ। तो ये डेवलपिंग का पीपीसी होता है और डेवलप्ड इकोनॉमी का पीपीसी होता है गन और बटर। वो इम्पोर्टेंस देते हैं डिफेंस को और फूड को। डेवलपिंग इकोनॉमी इम्पोर्टेंस देती है फूड को और क्लॉथ को। इसलिए यहाँ पे वो एग्जांपल है कि गन पे हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें या फिर बटर पे, क्या हम बनाएं और किस क्वांटिटी में। तो आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 6 पे, कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्वांटिटीज भी साथ ही आती हैं, क्या बनाना है और किस क्वांटिटी में बनाना है। पेज नंबर 6 तक पढ़ लिया आपने? 6 तक तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है। 7 आप ऐसा करना, घर पे पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो फिर आप कल की क्लास में पूछ लेना, डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।